नमस्ते प्यारे और शानदार बच्चों, मैं आपका अपना परिहर्ष। बच्चों, आपने देखा कि लास्ट क्लास में हम लोगों ने सबट्रैक्शन ऑफ वेक्टर, पोजीशन वेक्टर और डिस्प्लेसमेंट वेक्टर की बात की थी। किस तरीके से हम डिस्प्लेसमेंट वेक्टर फाइंड करते हैं। तो यहाँ पर एक क्वेश्चन ले रहे हैं हम लोग कि इफ पार्टिकल डिस्प्लेस फ्रॉम P 2,4,5 टू Q -2,3,4 फाइंड डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। मतलब यहाँ पर सपोज आपके पास कोई पॉइंट P है और इस P पॉइंट से पार्टिकल को Q पॉइंट तक क्या किया जा रहा है, डिस्प्लेस किया जा रहा है। तो हमें डिस्प्लेसमेंट वेक्टर फाइंड करना है और इसे आप डायरेक्ट भी लिख सकते हैं, यही हम लोगों ने सीखा है। Q पॉइंट के कोऑर्डिनेट है -2,3,4 और P पॉइंट के कोऑर्डिनेट है 2,4,5। तो एक्चुअल में हमें क्या करना होता है, हमें PQ वेक्टर निकालने का मतलब है कि Q वेक्टर का पोजीशन वेक्टर माइनस P पॉइंट का पोजीशन वेक्टर, इन दोनों को आपस में अगर हम सबट्रैक्ट कर देते हैं तो हमें डिस्प्लेसमेंट वेक्टर फाइंड हो जाता है। अगर आपको कोऑर्डिनेट्स गिवन है तो हम डायरेक्ट भी इस चीज को प्रोसीड कर देते हैं। क्या करते हैं, Q का x कोऑर्डिनेट से हम P का x कोऑर्डिनेट माइनस करेंगे तो क्या आएगा, -2 आई कैप प्लस, फिर आप Q के y कोऑर्डिनेट यानी कि 3 से P का y कोऑर्डिनेट माइनस करेंगे यानी 3 - 4 j कैप प्लस, फिर आप Q के z कोऑर्डिनेट यानी 4 से P का z कोऑर्डिनेट माइनस करेंगे यानी 4 - 5 k कैप। तो आप देखेंगे कि जो PQ वेक्टर है ये इज इक्वल टू आ गया आपके लिए -4 आई कैप माइनस j कैप माइनस k। ये डिस्प्लेसमेंट वेक्टर इस तरीके से आप कैलकुलेट कर सकते हैं। और किसी भी वेक्टर को हम इन टर्म्स ऑफ आई कैप, जे कैप, के कैप लिख सकते हैं। सपोज आपके पास एक फोर्स वेक्टर दिया गया है F1 वेक्टर, ये है आपके लिए मान लीजिए आई कैप प्लस 3 जे कैप और प्लस 6 के कैप न्यूटन। और दूसरा आपको फोर्स वेक्टर दिया गया है वो इक्वल टू है आई कैप -2 जे कैप प्लस 3 के कैप न्यूटन। आपको फाइंड करना है एफ वेक्टर, फाइंड एफ वेक्टर। और ये एफ वेक्टर इज इक्वल टू है क्या, F1 वेक्टर प्लस F2 वेक्टर। अगर आपको क्वेश्चंस में वेक्टर इन टर्म्स ऑफ यूनिट वेक्टर दिया गया है तो आप किसी तरीके की कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, आप बहुत आसानी से उसे ऐड भी कर सकते हो और अगर सबट्रैक्ट करना हुआ तो आप सबट्रैक्ट भी कर सकते हो। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि F वेक्टर इज इक्वल टू F1 प्लस F2, ये गिवन है। तो अपने को फाइंड करना है फर्स्ट एफ वेक्टर, सेकंड मैग्नीट्यूड ऑफ एफ वेक्टर एंड थर्ड यूनिट वेक्टर। क्लियर है। तो ये वेक्टर फाइंड करने के लिए क्या करेंगे आप, यहां पर आपको दिया गया है कि एफ वेक्टर इज इक्वल टू F1 प्लस F2 यानी कि आई कैप प्लस 3 जे कैप प्लस 6 के कैप प्लस F2 वेक्टर जो कि है आई कैप -2 जे कैप प्लस 3 के कैप। तो एफ वेक्टर इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, यहां आप देख रहे हैं आई कैप और आई कैप क्या हो जाएगा 2 आई कैप प्लस का 3 जे कैप और माइनस का 2 जे कैप यानी 3 जे कैप -2 जे कैप, ये आएगा आपके लिए प्लस का जे कैप। 6 के कैप प्लस 3 के कैप, ये आपके लिए आ जाएगा 9 के कैप। तो ये आ गया एफ वेक्टर, ये आपने फाइंड कर लिया है एफ वेक्टर। क्लियर है। नेक्स्ट हम बात करेंगे मैग्नीट्यूड ऑफ एफ वेक्टर। तो मैग्नीट्यूड अगर आप किसी वेक्टर का फाइंड करना चाहते हैं तो मैग्नीट्यूड फाइंड करने के लिए क्या किया जाता है, स्क्वायर रूट ऑफ आई कैप का कोएफिशिएंट क्या है यहाँ 2,
तो 2 का स्क्वायर प्लस जे कैप का कोफिशिएंट क्या है 1, तो 1 स्क्वायर प्लस 9 के कैप का कोफिशिएंट है 9 यानी कि 9 स्क्वायर। तो यहाँ आप देखेंगे आपके लिए आएगा स्क्वायर रूट ऑफ 2 का स्क्वायर 4, 1 का स्क्वायर 1 प्लस 9 का स्क्वायर 81। इसे अगर आप ध्यान से देखेंगे तो यहां से आपके लिए मैग्नीट्यूड ऑफ एफ वेक्टर ये इक्वल टू क्या आ जाएगा स्क्वायर रूट ऑफ 41586 न्यूटन। ये आपके लिए एफ वेक्टर का मैग्नीट्यूड हो गया। थर्ड पार्ट में हमसे कह रहा है कि भाई फाइंड करिए यूनिट वेक्टर। तो यूनिट वेक्टर अगर हमें फाइंड करना है तो यूनिट वेक्टर फाइंड करने के लिए आप क्या करेंगे, यूनिट वेक्टर किसी भी वेक्टर का अगर यूनिट वेक्टर फाइंड करना है तो हम उस वेक्टर से उसके मैग्नीट्यूड्स को क्या कर देते हैं, डिवाइड कर देते हैं। यानी कि अगर आपको तो यहाँ पे हमें फाइंड करना थर्ड पार्ट है जिसमें कह रहा है कि भाई एफ कैप बताइए। तो एफ कैप इज इक्वल टू क्या होगा, एफ वेक्टर से इसके मैग्नीट्यूड्स को क्या कर दो, डिवाइड कर दो। तो यहाँ से क्या आ जाएगा, इस एफ वेक्टर का यूनिट वेक्टर आ जाएगा। तो एफ वेक्टर क्या आया है सॉल्व करने के बाद, आपने देखा कि जो एफ वेक्टर आया हुआ है वो आपके लिए है 2i कैप प्लस जे कैप प्लस 9k कैप डिवाइडेड मैग्नीट्यूड ऑफ एफ वेक्टर दैट इज स्क्वायर रूट ऑफ 86। ये जो है इस तरीके से आपने इसका यूनिट वेक्टर भी फाइंड कर लिया। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन और लेते हैं। क्या है ये क्वेश्चन, कह रहा है कि इफ अ यूनिट वेक्टर is represented by 0.5 I cap plus 0.8 J cap plus CK cap, कह रहा है then the value of C is, then the value of C is। ये क्वेश्चन, यानी कि जो आपको ये वेक्टर दिया गया है, ये वेक्टर क्या है, ये वेक्टर एक यूनिट वेक्टर यानी कि -5 I कैप प्लस 0.8 J कैप प्लस C कैप, ये क्या है, एक यूनिट वेक्टर है। सपोज ये आपके लिए गिवन है A कैप, यानी यूनिट वेक्टर ऑफ A वेक्टर इज इक्वल टू क्या है 0.5 I कैप प्लस 0.8 J कैप प्लस C K कैप। क्या करना है, यूनिट वेक्टर क्या है, सब जानते हैं कि यूनिट वेक्टर का जो मैग्नीट्यूड्स होता है वो क्या होता है 1 होता है। तो यहाँ पर जो आपको यूनिट वेक्टर्स दिया गया है आप क्या करें, यानी कि आप जानते हैं कि यूनिट वेक्टर यानी ए कैप का जो मैग्नीट्यूड्स होगा वो क्या होगा 1 होगा। इस वेक्टर का मैग्नीट्यूड अगर हमें निकालना है यानी ए कैप, तो क्या आएगा स्क्वायर रूट ऑफ आई कैप का कोफिशिएंट क्या है 0.5, तो 0.5 का स्क्वायर प्लस 0.8 का स्क्वायर प्लस यहाँ पर के कैप का कोफिशिएंट है सी, तो सी स्क्वायर इक्वल टू 1। स्क्वायरिंग बोथ साइड करेंगे क्या आएगा 0.5 होल स्क्वायर प्लस 0.8 होल स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर इज इक्वल टू 1। फर्दर सॉल्व करेंगे तो यहाँ पर 0.5 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, 0.5 का स्क्वायर हो जाएगा 0.25 प्लस 0.8 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 0.64 प्लस सी स्क्वायर इक्वल टू 1। तो ये आप सम करें तो ये आएगा 0.99 सॉरी 8, 5 और 4 9 और 6 और 2 8, तो 0.89 प्लस सी स्क्वायर इक्वल टू 1। तो यहाँ से सी स्क्वायर इज इक्वल टू 1 माइनस 0.89, तो आप देखेंगे कि सी स्क्वायर इज इक्वल टू हो जाएगा आपके लिए 0.1
1, तो c इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ 0.11, दिस इज द वैल्यू ऑफ c। क्लियर है? चलिए, अभी तक हमने वेक्टर्स का एडिशन सीखा, सबट्रैक्शन सीखा। अब एक वेक्टर्स को हम रिजॉल्व करना सीखेंगे, मतलब तोड़ना सीखेंगे। क्लियर? तो नेक्स्ट, कंपोनेंट ऑफ वेक्टर। क्या है भाई कंपोनेंट ऑफ वेक्टर? सपोज आपके पास एक वेक्टर ये रहा ए, और ये रहा दूसरा वेक्टर बी। ठीक, और इस वेक्टर का जो रिजल्टेंट होगा वो रहा ये। ए वेक्टर और बी वेक्टर और आर वेक्टर। जैसा आप देख रहे हैं यहां पर कि क्या कह सकते हैं, हम कह सकते हैं कि भाई आर वेक्टर जो है, आर वेक्टर इज द रिजल्टेंट ऑफ ए वेक्टर एंड बी वेक्टर। क्लियर? यानी ए वेक्टर और बी वेक्टर को जब आप ट्राइंगल्स मेथड से ऐड कर रहे हैं तो आपको आर वेक्टर मिल रहा है। यानी कि ये जो आर वेक्टर तैयार हो रहा है वो किससे तैयार हो रहा है? ए वेक्टर और बी वेक्टर से। इन दो वेक्टर्स को ऐड करने के बाद आपको आर वेक्टर मिल जाएगा। तो यहाँ पर ये जो ए वेक्टर और बी वेक्टर है, इन्हीं को हम क्या कह सकते हैं कि ए वेक्टर एंड बी वेक्टर आर द component of R। क्लियर? मतलब जिन वेक्टर्स का सम करके आपको रिजल्टेंट वेक्टर मिल रहा है, तो उन वेक्टर्स को ही, उस रिजल्टेंट वेक्टर का क्या कह सकते हैं हम लोग? कंपोनेंट ऑफ वेक्टर। लेकिन अगर आपका टास्क ये कि आपको ये आर वेक्टर ही चाहिए, ठीक, तो इस आर वेक्टर को हम लोग कई और दूसरे वेक्टर्स को ऐड करके भी ला सकते हैं। जैसे सपोज ये रहा आपके पास, मान लीजिए एक वेक्टर कोई सी वेक्टर है, फिर यहाँ पर इस तरीके से ये आपके लिए सपोज डी वेक्टर है, ये सपोज ई वेक्टर है, ठीक है, और ये रहा आपके लिए एफ वेक्टर। तो अगर आप ध्यान से यहाँ पर भी देखें कि सपोज ये सी वेक्टर, डी वेक्टर, ई वेक्टर, एफ वेक्टर, तो आप बताइए कि यहाँ पर सी वेक्टर प्लस डी वेक्टर प्लस ई वेक्टर प्लस एफ वेक्टर भी इक्वल टू किसके आएगा? ये भी इक्वल टू आया आपके आर वेक्टर के इक्वल आया। ठीक है, तो यहां पर भी आर वेक्टर क्या है? आर वेक्टर इज द रिजल्टेंट ऑफ सी वेक्टर, डी वेक्टर, ई वेक्टर एंड एफ वेक्टर। या हम कहें कि भाई ये जो सी वेक्टर, डी वेक्टर, ई वेक्टर और एफ वेक्टर हैं, ये क्या है? ये कंपोनेंट। क्या कह सकते हैं हम कि सी वेक्टर, डी वेक्टर, ई वेक्टर एंड एफ वेक्टर आर द component of R वेक्टर। तो आप देख पा रहे हैं कि एक पर्टिकुलर वेक्टर्स के इनफाइनाइट्स कंपोनेंट हो सकते हैं, मतलब इनफाइनाइट्स वेक्टर्स को हम ऐड करके एक सिंगल वेक्टर क्या कर सकते हैं? मिल सकता है, प्राप्त कर सकते हैं। तो नोट पॉइंट क्या है कि अ वेक्टर कैन हैव
infinite component of vector। क्लियर? एक वेक्टर्स के इनफाइनाइट्स कंपोनेंट्स हो सकते हैं। तो अब हम इनफाइनाइट्स कंपोनेंट्स की बात ना करते हुए हम चीजों को क्या करेंगे, थोड़ा सा समराइज करेंगे और इनफाइनाइट्स कंपोनेंट की बात ना करके हम एक वेक्टर्स को दो वेक्टर्स में रिजॉल्व करना सीखेंगे। तो ये भी कंफर्म होना चाहिए कि भाई उन दोनों वेक्टर्स को ऐड करने के बाद वो वेक्टर आपको मिलना चाहिए। क्लियर है? तो किस तरीके से हम एक वेक्टर्स को दो वेक्टर्स में रिजॉल्व करें या दो कंपोनेंट्स की हम बात करते हैं। रिजोल्यूशन ऑफ अ वेक्टर resolution of vector in two perpendicular direction। resolution of vector in two perpendicular direction, यानी कि आपके पास ये अगेन ध्यान से समझने वाली बात है कि भाई अगर ये मान लीजिए आपके लिए कोई आर वेक्टर है, तो इस आर वेक्टर को हम दो वेक्टर्स, कोई भी दो वेक्टर्स में रिजॉल्व कर सकते हैं, किसी भी डायरेक्शंस में रिजॉल्व कर सकते हैं। अगर एग्जांपल के लिए हम समझें कि सपोज ये हमारे लिए क्या है, सपोज ये आपके लिए ए वेक्टर और ये रहा दूसरा वेक्टर। तो देखिए यहां पर क्या है, इस दो वेक्टर्स को अगर हम ऐड करेंगे तो आपको आर वेक्टर भी मिल जाएगा, और सपोज ये ए वेक्टर है और ये क्या है, बी वेक्टर है। सिमिलरली सपोज एक वेक्टर आपने ये ले लिया, ये मान लीजिए सी वेक्टर है, और एक दूसरा वेक्टर ले लेते हैं हम लोग, ये रहा दूसरा वेक्टर। तो इन दोनों वेक्टर्स, ये भी दोनों वेक्टर्स क्या हैं, ये सी वेक्टर और ये डी वेक्टर। सी वेक्टर और डी वेक्टर देखो दो कंपोनेंट्स हैं कि नहीं, क्योंकि सी वेक्टर और डी वेक्टर को अगर हम ऐड करेंगे तो हमें आर वेक्टर मिल जाएगा। ऐसे ही सपोज एक वेक्टर ये रहा, और दूसरा वेक्टर ये रहा। तो अगेन ये सपोज ई वेक्टर है और ये डी वेक्टर एफ वेक्टर। तो देखिए ई वेक्टर प्लस एफ वेक्टर इज इक्वल टू बी आर। तो आप एक वेक्टर्स को दो वेक्टर्स में भी आप इनफाइनाइट तरीके से क्या कर सकते हैं, रिजॉल्व कर सकते हैं। तो यहां पर इसीलिए हमने क्या बात करी है कि हमें इस तरीके का रिजोल्यूशन करना है कि दो परपेंडिकुलर डायरेक्शंस में। क्लियर है? तो सपोज ये अपने पास एक वेक्टर है आर, और इससे अपने को रिजॉल्व करना है दो परपेंडिकुलर वेक्टर्स। क्लियर है? और उन दोनों परपेंडिकुलर्स का मतलब क्या है कि भाई उन दोनों वेक्टर्स को जब हम ऐड करें तो रिजल्ट भी मिलना चाहिए। अगर आप ध्यान से देखें कि ये एक वेक्टर है और ये एक दूसरा वेक्टर। अब अगर आप ध्यान से देखें तो ये ए वेक्टर
और ये बी वेक्टर। आप देख पा रहे हैं कि ए वेक्टर एंड बी वेक्टर आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर। दोनों आपस में कैसे हैं? परपेंडिकुलर है। ये देखिए दोनों कैसा एंगल बना रहे हैं? 90। फर्स्ट। सेकंड क्या है कि अगर ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर को करते हैं तो आर वेक्टर मिलता है कि नहीं? इसका मतलब ए वेक्टर एंड बी वेक्टर आर द component of आर वेक्टर। क्लियर है? ऐसे दो कंपोनेंट्स जो क्या है आपस में परपेंडिकुलर है और उन्हें अपन ऐड करेंगे तो आपको गिवन वेक्टर मिल जाएगा। क्लियर है? तो यहाँ पर ये ए वेक्टर और बी वेक्टर क्या है? इसके कंपोनेंट्स हो जाएंगे। सही है? तो यहाँ पर ये दो कंपोनेंट्स की हम बात कर रहे हैं जब ये आपके लिए कैसा है? 2 डायमेंशनल है। ठीक है? तो सपोज ये एंगल जो है ये एंगल थीटा है और आपको एक आर वेक्टर जो है उसका मैग्नीट्यूड्स गिवन है। आर वेक्टर का मैग्नीट्यूड्स क्या है? आर है। तो इसके जो दो कंपोनेंट्स हैं इन दोनों कंपोनेंट्स के क्या मैग्नीट्यूड्स होंगे वो आप बहुत इजीली बता सकते हैं कि सपोज ये 1, 2 एंड 3 ये ट्राइंगल बनेगा कि नहीं? जब ये ट्राइंगल बनेगा तो आपको अगर इस बी का मैग्नीट्यूड्स बताना है तो आप क्या कहेंगे? मैग्नीट्यूड ऑफ बी वेक्टर फाइंड करना है तो अपोजिट यूज करते हैं हम लोग साइन थीटा। तो साइन थीटा इज इक्वल टू क्या होता है? साइन थीटा इक्वल टू होता है अपोजिट अपॉन हाइपोटेनस। तो ये हो जाएगा आपका मैग्नीट्यूड ऑफ बी डिवाइडेड मैग्नीट्यूड ऑफ आर वेक्टर। तो यहां से आप देखेंगे कि मैग्नीट्यूड ऑफ बी वेक्टर क्या आ जाएगा? मैग्नीट्यूड ऑफ आर यानी आर साइन थीटा। क्लियर है? तो एक कंपोनेंट्स का मैग्नीट्यूड क्या आ गया? आर साइन थीटा। सिमिलरली आप सेकंड वाले को मैग्नीट्यूड से अगर फाइंड करना है यानी कि ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड तो आप क्या करेंगे? कॉस थीटा यूज करेंगे। कॉस थीटा इज इक्वल टू एडजेसेंट यानी कि मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर डिवाइडेड हाइपोटेनस यानी मैग्नीट्यूड ऑफ आर वेक्टर। तो यहां से आप देखेंगे कि मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर इज इक्वल टू क्या आ गया? आर कॉस थीटा। यानी कि आप देख पा रहे हैं कि एक वेक्टर जो आर है उसके जो आपने ये परपेंडिकुलर कंपोनेंट्स किए हैं उसमें एक वेक्टर का मैग्नीट्यूड आर साइन थीटा है और दूसरे का आर कॉस थीटा है। ठीक है? अपन किसी भी वेक्टर्स को क्या कर सकते हैं? पैरेलल उसकी शिफ्टिंग की जा सकती है। तो जैसे यहाँ पर आप देख रहे हैं कि अगर अपन ने क्या किया कि ये जो आपके लिए बी वेक्टर है इसकी पैरेलल शिफ्टिंग करके इसको यहाँ ले आए। क्लियर? ये तो आप इस आर वेक्टर्स के दो कंपोनेंट्स हैं, एक ये रहा ए वेक्टर और एक ये दूसरा रहा बी वेक्टर। ये सेकंड क्या हो गया आपके लिए? बी वेक्टर। क्लियर? तो कुछ एग्जाम्पल से बातें समझते, या एक लाइन में अगर अब हम आपसे कहें कि ये भैया आपके लिए आर वेक्टर था और आपने देखा कि ये इस लाइन के साथ थीटा एंगल बना रहा है तो इसके दो कंपोनेंट, तो एक तो थीटा के अलोंग कंपोनेंट किया जाएगा जो कि क्या आएगा? जो थीटा के साथ कंपोनेंट होगा ये आया था क्या? आर कॉस थीटा। सिमिलरली डाउट होने पर आप इसको इस तरीके से ज्वाइन कर सकते हैं जिससे आपको आइडिया लग जाएगा कि ये रहा वेक्टर सेकंड जिसका मैग्नीट्यूड क्या हो जाएगा? आर साइन थीटा। तो ये देख पा रहे हैं यहाँ पर थीटा नहीं है, थीटा नहीं, या आप समझें कि एंगल के जस्ट सामने वाला कंपोनेंट साइन के साथ जाएगा और एंगल के एडजेसेंट वाला किसके साथ जाएगा? कॉस के साथ जाएगा। क्लियर है? ऐसे मान लीजिए हम आपसे कहें कि भाई ये आपको दिया गया है ए वेक्टर और इसके दो कंपोनेंट्स करने हैं। ध्यान देना यहाँ पर थीटा हमने इस बार ये ले लिया। अगर आपने थीटा ये लिया हुआ है तो आपको क्या करना है? एक कंपोनेंट तो इसी के अलोंग हो जाएगा जिसे आप क्या कहेंगे? ए कॉस थीटा कहेंगे और दूसरा इसके परपेंडिकुलर, ये रहा परपेंडिकुलर। तो ये कंपोनेंट क्या होगा? यहाँ थीटा नहीं, ये हो जाएगा ए साइन थीटा। क्लियर? इस तरीके से आप एक वेक्टर्स को उसके दो परपेंडिकुलर वेक्टर्स में क्या कर सकते हैं?
रिजॉल्व कर सकते हैं। अब यहीं पर अगर मान लीजिए आपके पास उसके 3D कंपोनेंट्स करने हो, मतलब आपका कोई वेक्टर जो है वो एक प्लेन में ना होकर स्पेस में, तो भी आप उसे 3 परपेंडिकुलर एक्सेस के अलोंग क्या कर सकते हैं, रिजॉल्व कर सकते हैं। यानी कि एक्स एक्सेस, वाई एक्सेस और जेड एक्सेस के अलोंग हम एक वेक्टर्स को क्या कर सकते हैं, रिजॉल्व कर सकते हैं। तो चर्चा करेंगे कंपोनेंट्स ऑफ 3D वेक्टर। अगेन ये कंपोनेंट्स भी क्या है, सारे के सारे परपेंडिकुलर हैं, तो इन्हें वैसे रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स भी कहा जाता है। क्यों? क्योंकि अगर आप ध्यान से देखें तो ये जो ज्योमेट्री आप देख रहे हैं ये क्या बन रही है, रेक्टेंगल तैयार हो रही है। ठीक है, rectangular component of 3D vector। सपोज यार अपने पास ये सपोज एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है और ये जेड एक्सिस। जिस वेक्टर की हम लोग बात करने वाले हैं यहाँ से, ये ओरिजिनल, ठीक। अपने को क्या करना है, इस ओ है ये पी, इस ओपी वेक्टर को क्या करना है, रिजॉल्व। अच्छा, ये जो ओपी वेक्टर है ये एक्स एक्सिस के साथ मान लीजिए अल्फा एंगल बना रहा है, वाई एक्सिस के साथ ये बीटा एंगल बना रहा है और जेड एक्सिस के साथ ये, देखो 3D ज्योमेट्री है, एक अल्फा आपको फील हो जाएगा, ये वाई और जेड थोड़ा सा फील नहीं होंगे यहाँ पर, लेकिन आपको परेशान नहीं हो। क्या कह रहे हैं हम कि जो ओपी वेक्टर है अल्फा एंगल बिटवीन ओपी वेक्टर विथ, या ओपी को कुछ नाम दे देते हैं, सपोज इसको नाम दे देते हैं हम लोग ए वेक्टर। ठीक है, तो एंगल बिटवीन ए वेक्टर विथ एक्स एक्सिस। सिमिलरली बीटा है एंगल बिटवीन ए वेक्टर विथ वाई एक्सिस। सिमिलरली गामा क्या है, वो है आपका एंगल बिटवीन ए वेक्टर विथ जेड एक्सिस। ये दिया गया है। क्या किया जाए, तो यहां पर ये ओपी वेक्टर, अगर अपने को ये ओपी वेक्टर चाहिए तो आप कैसे गए होंगे, अगर वेक्टोरियली थोड़ा सा बनाने की कोशिश करें तो देखिए यहां से ये एक वेक्टर लिया गया है इस तरीके से, इसके बाद ये रहा दूसरा वेक्टर, इसके बाद ये रहा तीसरा वेक्टर। ये रहा, ये आपके लिए सपोज ए एक्स वेक्टर है, ए वाई वेक्टर है और ये आपके लिए ए
जेड वेक्टर, और तीनों ही वेक्टर आपस में क्या है, परपेंडिकुलर हैं। तो यहाँ पर आप क्या कह सकते हैं कि जो बेसिकली ये ए एक्स वैक्टर, ए वाई वैक्टर एंड ए जेड वैक्टर है, ये बेसिकली क्या है, ये कंपोनेंट्स हैं और 3D वेक्टर्स के कंपोनेंट, और तीनों ही आपस में क्या है, परपेंडिकुलर है। तो ए एक्स, ए वाई एंड ए जेड आर द कंपोनेंट ऑफ ए वेक्टर। ये ए वेक्टर्स के क्या हो गए, कंपोनेंट्स। क्लियर है। अब इनके मैग्नीट्यूड्स कैसे निकाले जाएं भाई, आपको ये यहाँ पर अल्फा बीटा गामा इस तरीके से दिए गए। अल्फा, तो यहाँ पर अल्फा निकालने में तो कोई प्रॉब्लम, अल्फा मालूम है आपको, एक्स निकालने में कोई प्रॉब्लम नहीं है। क्यों? क्योंकि अगर आप ध्यान से देखेंगे यहाँ से इस चीज को इस तरीके से कंप्लीट किया जाए, थोड़ा यहाँ फील नहीं होगा, लेकिन अगर आप ध्यान से देखेंगे तो ये जो ये साइड पर आया है, ये एंगल 90 होगा बेसिकली। ये एंगल क्या होगा, 90। तो यहां से अगर आपसे कहा जाए कि भाई कॉस अल्फा क्या होगा, तो आप कहेंगे कॉस अल्फा इज इक्वल टू, सॉरी ये ए एक्स है, ट्राइंगल्स बनाने की कोशिश करते हैं, कॉस अल्फा इज इक्वल टू एडजेसेंट, यानी कि ए एक्स डिवाइडेड मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर। तो कॉस अल्फा इज इक्वल टू आएगा आपका ए एक्स डिवाइडेड ए। अच्छा, इन्हीं को हम लोग डायरेक्शंस कोसाइन भी कहते हैं। आप देख पा रहे हैं यहाँ पर डायरेक्शंस को किसके टर्म्स में लिखा गया है, कॉस के टर्म्स में लिखा गया है। तो इसी को हम क्या कहते हैं, डायरेक्शंस कोसाइन। सिमिलरली आपसे कहा जाए कि भाई कॉस बीटा क्या होगा, तो देखो कॉस बीटा, अगेन बीटा किसके साथ एंगल बना रहा है, वाई एक्सिस के साथ बना रहा है। तो यहाँ पर जो ये एडजेसेंट साइड होगी, ये बीटा अगर है तो ये एडजेसेंट साइड आपके लिए ये ए वाई है, ये भी पैरेलल है, ए वाई होगा। ठीक है। और जब आप इसे ज्वाइन करेंगे, इसे ध्यान से समझना, जब आप इसे ज्वाइन करेंगे एक्चुअल में, ये एंगल 90 होगा। ये एंगल क्या होगा, 90। 90 के सामने आपका हाइपोटेनस हो जाएगा, ये एडजेसेंट हो जाएगा। सिमिलरली जब हम यहाँ पर बात कर रहे थे अल्फा ओ ए, ये जब आपने इधर ज्वाइन किया हुआ है ना, तो ये एंगल जो आपके लिए आएगा, ये यहाँ दिख नहीं रहा, लेकिन ये एंगल क्या होगा, 90। ठीक है। तो ये एंगल 19 होगा, ये एंगल 90। तो कॉस बीटा इज इक्वल टू, सिमिलरली आप क्या लिख सकते हैं, कॉस बीटा इक्वल टू आप सिमिलरली लिख सकते हैं ए वाई डिवाइडेड मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर। सिमिलरली कॉस गामा इज इक्वल टू क्या लिखा जा सकता है, कॉस गामा इज इक्वल टू ए जेड डिवाइडेड ए। अगर हम ए वेक्टर की बात करते हैं, भाई ए वेक्टर्स क्या है, तो 3D के टर्म्स में ए वेक्टर को क्या लिख सकते हैं, ए वेक्टर को हम लिख सकते हैं ए एक्स आई कैप प्लस ए वाई जे कैप प्लस ए जेड के कैप। तो यहां से आप देख रहे हैं कि एक्स क्या है, दिस इज द कंपोनेंट ऑफ ए वेक्टर अलोंग एक्स एक्सिस। ए वाई क्या है, दिस इज द कंपोनेंट ऑफ ए वेक्टर अलोंग वाई एक्सिस। ए जेड क्या है, दिस इज द कंपोनेंट ऑफ ए वेक्टर अलोंग जेड एक्सिस। क्लियर है। तो यहां से आप वैल्यू चाहे, अच्छा ये कॉस अल्फा, कॉस बीटा और कॉस गामा, इन्हें क्या कहते हैं, ये तीनों ही क्वांटिटी आप जो देख रहे हैं, इन्हें डायरेक्शंस कोसाइन कहते हैं, डायरेक्शन कोसाइन। तो कई बार आपको कोई भी ए वेक्टर दे दिया जा सकता है और वहां आपसे क्या पूछेगा, डायरेक्शंस कोसाइन। तो अभी प्रॉब्लम लेंगे, बात क्लियर होगी। ए एक्स आई कैप प्लस ए वाई जे कैप प्लस ए जेड के कैप। तो एक्स इज इक्वल टू आप क्या लिख सकते हैं, एक्स इज इक्वल टू आप लिख सकते हैं ए कॉस अल्फा। तो ये आ जाएगा ए कॉस अल्फा आई कैप प्लस ए कॉस बीटा, ए वाई इज इक्वल टू ए कॉस बीटा हो जाएगा, जे कैप प्लस ए कॉस गामा इज इक्वल टू के। क्लियर है।
तो यहां से ए वेक्टर इज इक्वल टू, अगर आप देख पा रहे हैं, ए कॉस अल्फा आई कैप है, ए कॉस बीटा जे कैप है, ए कॉस गामा के कैप है। तो आप देख पा रहे हैं तीनों से ही क्या हो जाएगा, तीनों से ही ए कॉमन हो जाएगा। तो यहां हम लिख सकते हैं इसे ए वेक्टर डिवाइडेड ए इज इक्वल टू कॉस अल्फा आई कैप प्लस कॉस बीटा जे कैप प्लस कॉस गामा के कैप। और ए वेक्टर अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर क्या होता है, ये होता है आपके लिए यूनिट वेक्टर। तो यूनिट वेक्टर ए का क्या आ रहा है, अगर आपको डायरेक्शन कोसाइन गिवन है तो कॉस अल्फा आई कैप प्लस कॉस बीटा जे कैप प्लस कॉस गामा के कैप। ये डायरेक्ट ही आपको वेक्टर्स का क्या दे देगा, यूनिट वेक्टर दे देगा अलोंग ए वेक्टर। क्लियर। और ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड क्या होता है यहाँ पर, अच्छा ये यूनिट वेक्टर दिया, तो यूनिट वेक्टर का मैग्नीट्यूड क्लियर है, यूनिट वेक्टर का मैग्नीट्यूड क्या है, यूनिट वेक्टर का मैग्नीट्यूड होता है 1। तो यहाँ से अगर आपने इस वेक्टर का मैग्नीट्यूड निकाला तो आपके लिए अगेन एक शानदार रिलेशन होगा इन टर्म्स ऑफ डायरेक्शन कोसाइन। क्या होगा, मैग्नीट्यूड ऑफ ए कैप इज इक्वल टू क्या लिखेंगे आप, स्क्वायर रूट ऑफ कॉस अल्फा का होल स्क्वायर, क्योंकि आई कैप का क्वेश्चन क्या है कॉस अल्फा, प्लस कॉस बीटा का स्क्वायर प्लस कॉस गामा का स्क्वायर। इसका मैग्नीट्यूड तो 1 आ जाएगा, तो 1 इज इक्वल टू स्क्वायर, स्क्वायरिंग अगर बोथ साइड भी कर दी तो 1 का स्क्वायर 1, तो यहाँ जाएगा कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस कॉस स्क्वायर बीटा प्लस कॉस स्क्वायर गामा। कॉस अल्फा कॉस बीटा कॉस गामा क्या है, डायरेक्शंस कोसाइन है। तो आप देख पा रहे हैं रिजल्ट अगेन है कि आपसे अगर कह दिया जाए कि भाई कॉस अल्फा कॉस बीटा और कॉस गामा डायरेक्शंस कोसाइन है, तो ये रिलेशंस भी आप यूज कर पाएंगे, कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस कॉस स्क्वायर बीटा प्लस कॉस स्क्वायर गामा इज इक्वल टू 1। इसी रिलेशंस को आप चाहें तो साइन के टर्म्स में कन्वर्ट कर सकते हैं, कि आप जानते हैं कि साइन स्क्वायर अल्फा प्लस कॉस स्क्वायर अल्फा इज इक्वल टू 1। तो कॉस स्क्वायर अल्फा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1 माइनस साइन स्क्वायर अल्फा। और अगर ये यहाँ पर आपने पुट कर दिया कॉस स्क्वायर अल्फा की जगह हम क्या लिख सकते हैं, 1 माइनस साइन स्क्वायर अल्फा पुट करते हैं। तो यहाँ से क्या आएगा, ये 1 इज इक्वल टू 1 माइनस साइन स्क्वायर अल्फा, सिमिलरली प्लस 1 माइनस साइन स्क्वायर बीटा प्लस 1 माइनस साइन स्क्वायर गामा। तो देखेंगे आप 1 इज इक्वल टू 1 प्लस 1 प्लस 1, ये 3 हो गया, माइनस का साइन स्क्वायर अल्फा माइनस का साइन स्क्वायर बीटा माइनस का साइन स्क्वायर का। इस पूरे टर्म को आप लेफ्ट में लाइए, 1 को राइट में ले जाइए, तो क्या आएगा, साइन स्क्वायर अल्फा प्लस साइन स्क्वायर बीटा प्लस साइन स्क्वायर गामा इज इक्वल टू 3 माइनस 1, जो कि क्या हो जाएगा 2। तो साइन स्क्वायर अल्फा के टर्म्स में भी ये रिलेशंस आप क्लियर। तो अगर आपको कोई भी ए वेक्टर दिया जाए तो आप उन वेक्टर्स के क्या फाइंड कर सकते हैं, डायरेक्शंस कोसाइन। और सपोज आपको अल्फा गिवन है, बीटा गिवन है और आपको गामा चाहिए, मतलब अगर आपको कोई वेक्टर गिवन है कि भाई ये वेक्टर एक्स एक्सिस के साथ ये एंगल बना रहा है, वाई एक्सिस के साथ ये एंगल बना रहा है और जेड एक्सिस के साथ आपको एंगल पूछा जा रहा है, तो आप ये रिलेशन यूज कर सकते हैं, 1 इज इक्वल टू कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस कॉस स्क्वायर बीटा प्लस कॉस स्क्वायर गामा इज इक्वल टू 1। क्लियर है। तो एक क्वेश्चंस लेते हैं हम लोग कि आपको एक ए वेक्टर दिया गया है जो कि है आई कैप प्लस जे कैप और प्लस के कैप। फाइंड डायरेक्शन कोसाइन ऑफ
तो आपको बेसिकली क्या फाइंड करना है, कॉस अल्फा, कॉस बीटा और कॉस गामा। इंडिविजुअली सॉल्व कर सकते हैं आप कि भाई कॉस अल्फा इज इक्वल टू क्या होगा, कॉस अल्फा इक्वल टू होगा x component of vector divided magnitude of vector, cos beta equal to ay divided magnitude of a vector, and cos gamma is equal to az divided magnitude of a vector। तो क्या आएगा यहाँ से, ax इज इक्वल टू, या आई कैप का कोफिशिएंट क्या है 1। अच्छा, इस वेक्टर का अगर मैग्नीट्यूड्स निकालना हो, ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड्स क्या आ जाएगा, ये मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ 1 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर, तो ये आपके लिए आ जाएगा √3, 1 डिवाइडेड √3। ये भी आपके लिए क्या होगा 1 डिवाइडेड √3 या 1 डिवाइडेड √3। सिमिलरली आपको कॉस अल्फा, कॉस बीटा, कॉस गामा देकर कोई वेक्टर पूछ सकता है। क्लियर? सो थैंक यू क्लास।